जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता है हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज धमाकेदार क्लास लेके आया हूं। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर एकांत में आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, क्योंकि फिजिक्स का 1000 प्रश्नों का मैंने ये सीरीज लाया है और इसका ये पहला पार्ट है जिसमें 500 क्वेश्चन 1 से लेकर 500 तक का मैं क्लियर करूंगा। इसमें सभी चैप्टर का निचोड़ है। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, लूसेंट से, क्रॉन से, एनसीईआरटी से, एक एक चैप्टर का निचोड़ है और न्यूमेरिकल पॉइंट को साथ में मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकता है, कहां से बन सकता है, उसका फॉर्मूलाज क्या होंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सभी पॉइंट्स को मैं समझाते चलूंगा। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को अंत तक देखना है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद हर सप्ताह एक बार देखें जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि ये 1000 प्रश्नों से ही 90% क्वेश्चन किसी में एग्जाम में बनाने की पूरी संभावना है। चाहे तो आप आरआरबी, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, बीएसआई, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट का, या सी टेट, टेट या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसी से 90% आपका साइंस बनाने वाला है। तो बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने में यदि ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार और मजेदार प्रश्नों, और जम के शेयर भी करिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आप वीडियो तो बार बार देख लीजिए लेकिन पीडीएफ से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैंने जितना भी पीडीएफ आपको दिया है सभी मैंने बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम पे दिया है, टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे। लेकिन इस चैनल को बेस्ट बनाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने एक प्रोत्साहन राशि के रूप में इस पीडीएफ का पेमेंट लगाया है 49 रुपया। 49 रुपया में 1000 प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा। पहली बात तो पूरा बुक को एक एक लाइन करके पढ़ना पड़ा है, फिर उसे क्वेश्चन लिखना पड़ा 1000 क्वेश्चन, फिर उसको टाइपिंग करवाए, उसको पैसा दिए, फिर 2 दिन 500 करके जाग के पूरा एक एक क्वेश्चन को मैंने शुद्ध किया है। कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, कहीं पे आंसर में त्रुटि था, सभी को मैंने सही करवाया है। तो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में मैंने 49 रुपया रखा। इसे प्राप्त कहां से करेंगे? तो इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो डाउनलोड कर लिए हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या तो फिर आप प्ले स्टोर पे जाके आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस आप बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखे, वहां पे आ जाएगा, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे परचेज का एक मतलब कि बिलिंग होते रहेगा पोस्टल के रूप में, वहां से आप बाई कर सकते हैं। 49 रुपया गूगल पे से या किसी भी माध्यम से आप पेड करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पेड कर दिए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर मिल नहीं रहा है, तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहां पे इजी वे में मिल जाएगा और कहां से आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जो आप 49 रुपया में खरीद रहे हैं, इससे बेटर मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेस्ट ऑफर लाया है, और वो लाया है 499 रुपया का। बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर ये बड़ा राशि है, ये है, वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 499 रुपया में 1 ईयर, अभी आपको उस पर 6वें महीना दर्शाएगा क्योंकि एप्लीकेशन 6 महीने के लिए अलाउ करता है, लेकिन मैं आपको 1 ईयर के लिए अलाउ करूंगा। और 1 ईयर तक जितना भी वीडियो, मैराथन वीडियो, मॉक टेस्ट, सेट प्रैक्टिस, पीडीएफ जितना भी मिलेगा आपको सभी फ्री में मिलने वाला है 1 वर्ष तक। चाहे तो मान लीजिए मैंने मैथ के सारे पीडीएफ को 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया या 10 रुपया लगाया, वो सारे आपको पीडीएफ में मिलेगा, यदि फ्री में मिलेगा, यदि आप 499 रुपया पेड करके हमसे जुड़ते हैं तो। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने अलाउ कर दिया है, बहुत सारे विद्यार्थी पेड किए हैं, जो कमेंट किए नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप पेड करते हैं तो हमें सिस्टम पे जाके हमें समय मिलता है, तो सबको अलाउ करना पड़ता है, तभी आप वीडियो को बढ़िया से देख सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल 100% वसूल होगा, और उससे बहुत ज्यादा वसूल होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो आपकी मर्जी है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 499 रुपया बिल्कुल पेड करके दिल से हमारे साथ जुड़िए और 1 साल तक बेस्ट तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और नहीं तो आप पार्टिकुलर सिर्फ किसी एक पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो उसका रेट होगा पेड करिए, पीडीएफ आपको आराम से मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार क्लास, एक एक पॉइंट्स को देखते जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा
जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है? भौतिकी। बिल्कुल इजी से लेके जीरो से लेके अंत तक मैंने किया है। यदि आप फिजिक्स कभी नहीं पढ़े होंगे तो भी क्लियर होगा। विज्ञान की भाषा का जिसमें द्रव्य ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, भौतिकी कहलाता है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितना है? 7 है। आप सभी पहले से भी जानते हैं और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैंने इसका थ्योरी भी पढ़ा रखा है। तो एसआई पद्धति मूल मात्रकों की संख्या 7। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। क्योंकि आप किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा, 3 शून्य कट जाएगा। तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको खगोलीय इकाई कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसका मान होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। 1.496 गुने 10⁻11 मीटर या 1.496 गुने 10⁻8 किलोमीटर। नेक्स्ट है एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष, या यदि मीटर में पूछे तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, यानी या तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और याद रखिएगा पारसेक ही है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और आप सभी जानते हैं विद्युत धारा मापा किससे जाता है? अमीटर से। तो ये कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला। पदार्थ का परिणाम का एसआई मात्रक होता है मोल, जिसको एमओएल से सूचित करते हैं। और 1971 में इन सभी को मूल मात्रक निर्धारित किया गया था। ये ध्यान रखना है कि मूल मात्रक कब निर्धारित किया गया था? तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है समतल कोण का। और घन कोण या यहाँ पे लिख सकता है ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो समतल कोण का केवल रेडियन और घन कोण का अस्टेरेडियन। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब तो आप देख रहे हैं, या तो इस प्रकार से ये सब हो गया मूल मात्रक। लेकिन मीटर प्रति सेकंड यदि आप करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करते हैं, तो ये सभी क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल का एसआई मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी का मीटर, समय का सेकंड। बिल्कुल यदि आप थियोरेटिकल क्लास पढ़े हुए ना तो माइंड में यदि जिसका मात्रक नहीं भी आएगा या बीमा नहीं भी आएगा तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। पूरा बीमा को भी मैंने पूरा समझा रखा है बेहतर ढंग से। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वे राशियां जिसमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं, वो अदिश राशि होते हैं। और सदिश सदिश पहचानने का बेस्ट तरीका मैंने बता चुका है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट उसको कह सकते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है या वाट। तो आप जानते हैं कि एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है, तो अब सीधे सब बच्चा लोग याद रखता है शक्ति का एसआई मात्रक वाट, लेकिन इसको भूल जाता है। तो अब उल्टा पुल्टा ये पूछता है जिसको भूलने की संभावना ज्यादा हो, जिस पे स्टूडेंट ध्यान नहीं दे सकता है तो ध्यान देना है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, और एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तेल की माप सामान्यतः किसमें मापी जाती है? बैरल में, और एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। जो कच्चे तेल का आयात किया जाता है विदेशों से हमारे देश में, उसका माप होता है बैरल में, और एक बैरल बराबर 159 लीटर। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो क्या होती है? सदिश राशि, मतलब जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं, अदिश राशि। जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब
ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी अदिश राशि है। और सदिश और अदिश पहचानने का बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताया थियोरेटिकल क्लास में। तो मैं बोलूँगा एग्जाम के पहले जितना भी फिजिक्स का मतलब कि लेक्चर क्लास है उसको जरूर देखें। तो देखिए यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि जिसमें वह नहीं लगा हो, वह या वह, वो निश्चित है अदिश राशि होगा। जैसे समय, चाल, तो बोले सर द्रव्यमान, तो कुछ अपवाद है, इसको याद रखना है। जैसे द्रव्यमान जिसमें वह है फिर भी अदिश है, और इसी से क्वेश्चन भी बनाता है। आवेश जिसमें वह है फिर भी अदिश है, घनत्व जिसमें वह है फिर भी अदिश है, दाब जिसमें वह है फिर भी अदिश है, और विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये 6 गो है, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, दाब, विद्युत धारा और विशिष्ट ऊष्मा। यही 6 को मेनली रूप से याद करना है। बाकी जिसमें वह नहीं लगा हुआ वो सब अदिश राशि होगा, भार को छोड़ के। भार में वह नहीं है लेकिन सदिश है, बाकी जितना भी सदिश है सब में वह लगा हुआ है। ये 6 गो है, जो द्रव्यमान हो गया, आवेश हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया और विद्युत धारा और विशिष्ट ऊष्मा, ये वह लगा हुआ है फिर भी अदिश राशि है। अब आइए यहाँ देख लीजिए, संवेग, आवेग, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल, आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो यहाँ पर एक भार वाला हो गया जिसमें वह नहीं लगा हुआ, बाकी जितना सदिश है सब में वह है। देखिए विद्युत धारा अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व बोल दिया तो सदिश है। घनत्व अपने आप में अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है? सदिश है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में क्रिएट करता है। तो मैं फिर से इसको समझाता हूं। समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा अदिश है। मेन रूप से याद रखना है, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, दाब, विद्युत धारा और विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी अदिश राशि है। जबकि संवेग, आवेग, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल, आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। भौतिकी का पिता हम सभी जानते हैं, न्यूटन को कहा जाता है। आगे है गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। और ये गति के नियम को 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ कि न्यूटन ने गति का नियम का प्रकाशन अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में कब किया था? 1687 में। किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपिया में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर अवस्था में परिवर्तन न किया जाए? तो प्रथम नियम, जब तक उस पर बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा। ये न्यूटन के प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। आगे है कि जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है तो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फिर से पढ़िए, जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है तो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो जो डिफिनीशन टाइप का क्वेश्चन है उसमें आप ज्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत अलग ढंग से पूछता है। तो यहाँ पे प्रक्षेप्य गति हो गया। प्रक्षेप्य गति प्रक्षेप पथ पर गति करता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य पथ होता है और जिसका आकार परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य पथ का आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। जैसे हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोड़ा गया गोला, ये सभी परवलयाकार पथ को मतलब कि ग्रहण करता है या उस पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से डिनोट करते हैं और P बराबर m भी होता है, जहां m हो गया मास मतलब द्रव्यमान, अभी हो गया वेग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है बहुत ही अलग ढंग से कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। P बराबर m भी। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का आप सभी जानते हैं किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड, दोनों याद रखना है।
संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। थ्योरेटिकल क्लास देख के यदि आप इसको देखते हैं तो और मजा आएगा, क्योंकि सब कुछ पहले ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है? तो द्वितीय नियम के अनुसार। गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है? द्वितीय नियम। बल के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है बल का सूत्र। द्वितीय नियम से ही प्राप्त होता है बल का सूत्र या बल का व्यंजक F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बल का व्यंजक क्या होगा? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, या द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो वो बल होता है। ऐसे भी आप पूछ सकता है। बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए बल का एसआई मात्रक हो गया या मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या उसी को न्यूटन कहते हैं। न्यूटन के सम्मान में उसको न्यूटन रखा गया क्योंकि न्यूटन ने इस गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो दोनों मात्रक को याद रखना है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, याद रखिएगा। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। कहा जाता है कि जब किसी वस्तु पर एक बहुत ही बृहत बल कुछ समय के लिए ही लगाया जाता है, क्षणिक समय के लिए, और फिर दोबारा लगाया जाता है, तो बल लगाए गए बल और उस समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसे आवेग कहते हैं। ए बराबर एम ए होता है, जहां ए को आप इस रूप में रख सकते हैं समय अंतराल के रूप में। क्लियर है? तो यहां से ये डिफिनेशन के रूप में प्रश्न बन रहा है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक दिशा के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो तृतीय नियम, बचपन से पढ़ रहे हैं। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की और दबाता है, या न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम को, क्योंकि घोड़ा गाड़ी टांगा या टमटम रहता है तो घोड़ा बल लगाता है पृथ्वी पर, अब पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है घोड़ा पर, तो वो आगे बढ़ता है। तो क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना या बंदूक के गोली निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत या न्यूटन के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जैसे वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड चल रहा है तो केंद्र की ओर एक बल लगती है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि साइकिल चालक जो होता है वो मोड़ पर मुड़ जाता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण, या मौत के कुआं में जो बाइक वाला चला लेता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दुग्ध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर करता है, अपकेंद्रीय बल पर। मौत का कुआं मोटरसाइकिल पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल। अभी आपको बताएं, बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बड़ा ही मजेदार है। बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। घुमा रहे हैं मतलब आघूर्ण, आके घूर्ण, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ये 2 लिखा गया, इस पे स्क्वायर होगा, या इसी को न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हो कि बल द्वारा किसी पिंड के एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने आघूर्ण भुजा। तो बल गुने आघूर्ण भुजा तो बल का न्यूटन, आघूर्ण भुजा का मीटर, क्योंकि भुजा मतलब तो लंबाई होगा ना, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन हो सकता है न्यूटन मीटर ना देके केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दे सकता है। सरल मशीन जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू, जैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन, उत्तोलक, घिरनी, आनतल बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु। कौन कौन? आलंब, आयास और भार, जिसको इंग्लिश में भी याद रखना है क्योंकि इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देता है। फल कर्म, इफोर्ट और लोड। फल कर्म, इफोर्ट और लोड, आलंब, आयास और भार, 3 बिंदु होते हैं उत्तोलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के बीच में हो उसे क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। और लेक्चर वाले क्लास में बहुत ही बेस्ट तरीका से मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाइएगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा लिस्ट, फिजिक्स वाला, या ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। तो वहां पे आपको आराम से उस वीडियो को देखिए तो बहुत बेहतर ढंग से यहाँ भी मैं समझाता हूँ।
जिस उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होगा उसे कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे होगा क्या, आलम्ब आयास और भार के बीच में होगा। आलम्ब किसको कहते हैं, जिसके चारों ओर आराम से घूम जाए, जैसे एक कैंची है इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक कांटी होगा जिसके चारों ओर ये स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। या हैंड पैप में एक कांटी होता है जिसमें हैंड पैप आराम से ऊपर नीचे होता है। तो जो बीच में एक कांटी हो और उसी के चारों ओर आराम से उस पॉइंट के चारों ओर घूम जाए तो वो समझिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बीच में यदि रह गया तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो याद रखिएगा, कहा यहाँ पे क्या कह रहा है हम लोग का, कि जिस उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में स्थित हो उसे क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। और जिस उत्तोलक में भार, आलम्ब तथा आयास के बीच में हो उसे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। मतलब जिसमें काम बीच में होता हो उसे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट है, जिस उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में उसे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होगा काम आगे से होगा, जैसे हाथ हो गया, हल हो गया, चिमटा हो गया, आगे वाला भाग से काम होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे आगे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, सीज झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप इत्यादि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कैसे पहचानेंगे, जैसे कैंची ले लीजिए, एक स्वतंत्र बिंदु के चारों ओर घूमता है। पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, सीज झूला आराम से झूमते रहता है। साइकिल का ब्रेक एक बीच में कहीं पर एक काठी जैसा रहता है, वहां पे ढीला रहता है, ब्रेक मारते हैं कहीं पे और लगता कहीं और पे है। तो ये सभी हैंड पंप हो गया, ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है जिसमें बीच में कहीं पे घूमने वाला रहे। तो यहाँ पे हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब आप कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में। सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया के कूड़ा ढोने की गाड़ी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन ही ले लीजिए, बीच में नींबू को रख के दाब देते हैं तो निचोड़ा जाता है। सरवता ही ले लीजिए, बीच में रख के काटते हैं तो कट जाता है। बीच में जिसका काम हो रहा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। बीच में कोई बिंदु है उसके चारों ओर आराम से घूम रहा है, कैंची हो गया, हैंड पंप हो गया, तो ये सब हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बीच में जिससे काम हो रहा है, सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी, सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, इस सबसे आगे वाला भाग से काम होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। पहाड़ पर जमा पानी, छत पर खड़ा लड़का, कसी हुई डोरी, तनी हुई गुलेल, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सारे है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, यानी आप कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। mgh, m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h हो गया ऊंचाई या गहराई, जो भी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। या तो वायु में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक, दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पॉइंट बनेगा और क्या बन सकता है जो देखिए, यदि एफ बल तथा विस्थापन एस के, यदि एफ बल तथा विस्थापन एस के बीच थीटा कोण बनता है तो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे एक गाड़ी है, खिलौना है बच्चा का, और वो इस तरीका से डोरी लगा के इसको खींच रहा है। तो ये बल इधर की ओर लगा रहा है और विस्थापन गाड़ी इधर की ओर बढ़ेगा, खिलौना गाड़ी। तो इसके बीच थीटा कोण यदि लगता है तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी काम बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पॉइंट क्या बनाएगा जो समझिए, बोलेगा कि 10 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु, क्या हम लोग पढ़े कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनाता है कि 50 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर कितना बल लगाया जाए, मतलब कितना बल लगाया जाए कि उस पर विस्थापन जो हो जाए वो हो जाए 10 मीटर। तब बोले कि सर अभी तो आप बताएं कि कार्य बराबर
मतलब कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि बल गुने विस्थापन बोल रहा है ऐसे बोले कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और 10 मीटर का विस्थापन हो तो कार्य क्या होगा। तो 50 गुने 10 हो जाएगा यानी 500 न्यूटन। यदि बोलता है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए और विस्थापन 5 मीटर हो तो 10 गुने 5 यानी 50 न्यूटन। लेकिन यदि बोलता है कि किसी कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाए लेकिन उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया कार्य बताइए। तो हो जाएगा 0। जैसे किसी कुर्सी पे बल लगाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है तो कार्य होगा, लेकिन किसी दीवार पे बल लगाते हैं तो आपका बल तो लगा लेकिन खिसका नहीं तो कार्य 0 हो जाएगा। या तो कहीं पे दिया हुआ है कि कोई 10 केजी का वस्तु है, उस पे बल लगा के मैंने उसको ऊपर, उसी के ऊपर 90 डिग्री के कोण पे ऊपर 10 मीटर उठा लिया, 10 मीटर ऊपर उठा लिया तो किया गया कार्य बताइए। तो बोले सर यहाँ पे 90 डिग्री पे उठा रहा है तो आप जानते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा का मान 90 रखेंगे तो यहाँ पे कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर भी किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी वस्तु को हम लंबवत ऊपर की ओर उठा रहे हैं और 500 न्यूटन या कितनों न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 50 मीटर हम ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं तो इस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा कार्य। तो याद हो गया कि यहाँ पर से हम लोग कैसे आराम से कार्य निकाल सकते हैं। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन और यदि थीटा कोण बने तो कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है ½ m²। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा ½ m² अब यहाँ से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल सकता है। यदि पूछेगा कि द्रव्यमान को दुगना करें तो गतिज ऊर्जा भी दुगना ही होगा क्योंकि यहाँ द्रव्यमान एक ही बार आ रहा है m। यदि द्रव्यमान को तिगुना तो गतिज ऊर्जा भी तिगुना। लेकिन यदि बोले कि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, तो बोलिए सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ m² होता है और वेग को आप दुगना कर रहे हैं, यहाँ v² है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, यानी वेग को दुगना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग को तिगुना तो गतिज ऊर्जा 3 का स्क्वायर 9 गुना। तो अब आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा यानी k बराबर p²/2m, जहाँ p हो गया संवेग, p हो गया संवेग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि p बराबर mv होता है और यहाँ पर p बराबर mv रख के काटेंगे तो फिर वही ½ mv² आ जाएगा आपका, एकदम सेम k बराबर है। यहाँ k बराबर यदि संवेग की बात करें तो हो जाएगा p²/2m। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि यदि संवेग को दुगना कर दें, संवेग को दुगना करते तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो बोलिए सर संवेग यहाँ p² गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m है, यानी संवेग का स्क्वायर है तो संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना 2 के स्क्वायर, संवेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 गुना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, इंजन। हर तरह के क्वेश्चन जो आपसे छूट जाता होगा वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में तो मोमबत्ती है। मोमबत्ती एक प्रकार का रासायनिक है जो क्या होता है, उसको जलने के बाद वो उष्मा देता है और साथ ही साथ प्रकाश देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार। सितार देखते होंगे कि उंगली से उसके तार को टच करता है तो वो उससे संगीत निकलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है सितार। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर, और इसका जस्ट उल्टा होता है माइक्रोफोन। विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर और ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन। तो बिल्कुल ध्यान रखना और बार बार जब देखिएगा ना, बोले ना कि सप्ताह में एक बार जरूर इसको देख लेना है एग्जाम तक, ताकि पूरा माइंड में फिट हो जाए। पौधे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो सौर ऊर्जा जो होता है ना रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा ऊर्जा में कौन करता है, तो विद्युत हीटर। विद्युत ऊर्जा को डायरेक्ट उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत हीटर। सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन।
याद रखिएगा सूर्य के केंद्रीय भाग यानी क्रोड का जो भाग होता है 1.5 गुने 10⁻7 केल्विन। सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब कितना होता है तो 2 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, क्योंकि दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इसी को पास्कल कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 गुने 10⁻7 केल्विन में रहेगा तो, और सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब जो होता है वो 2 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 2 गुने 10⁻16 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे सौर विकिरण भी कहते हैं। सूर्य द्वारा 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? 3.86 गुने 10⁻26 जूल। 1 सेकंड में 3.86 गुने 10⁻26 जूल। ये सभी आंकड़ों को लिख लिख के याद कर लेना है। सूर्य द्वारा 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? 3.86 गुने 10⁻26 जूल। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कई गुना होता है? 4 गुना। अभी आपको बताए थे, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होता है वो हाफ mv² होता है। आप v को दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो वो होता है 4, तो 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया। किसी वस्तु का संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m, जहां p क्या है? संवेग है। संवेग है तो संवेग को दुगना तो गतिज ऊर्जा भी 4 गुना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने बताया था। E = mc², मतलब जितना द्रव्यमान का खपत होगा उतना ऊर्जा का उत्पत्ति होगा। तो E = mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जहां E होता है एनर्जी, m होता है द्रव्यमान, और C जो होता है, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि C क्या सूचित करता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल को। और ये होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको पहले ही बता दें। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि आइंस्टीन द्वारा दिया गया E = mc² में C किसको सूचित करता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण को कम करने के लिए उसमें किस मिश्र धातु को मिलाते हैं या प्रयोग करते हैं? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण को कम करने के लिए मिश्र धातु को मिलाते हैं क्रोमियम। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। किसके प्रयोग द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है? रोरिंग ब्रिज। रोरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं आवृत्ति को मापने में, और आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। अल्टरनेटर के सेटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो 2 स्लीपर रिंग। टेक्निकल क्वेश्चन है। अल्टरनेटर के सेटर में प्रयुक्त होता है 2 स्लीपर रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमने की गति किस यंत्र से मापते हैं? हैकोमीटर से। गति को ही हैक कर लो। घूमने की गति किससे मापते हैं? हैकोमीटर से। नेक्स्ट है ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है जो ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? जो पेट्रोलियम है। पारंपरिक स्रोत है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। जो खाते हैं उससे कितना ऊर्जा निकलती है उसके अनुसार आप काम करते हैं तो वो कैलोरी में मापते हैं। किसी वस्तु के अधिक ऊंचाई तक दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री कोण से फेंका जाए? 90 डिग्री। यदि बहुत ऊंचाई तक दूरी तय करवाना है तो उसको 90 डिग्री के कोण से फेंकिए, और बहुत दूरी तक तय करना है तो 45 डिग्री के कोण से फेंकिए। आगे है किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर? तो 45 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई तो 90 डिग्री से और अधिकतम दूरी तो 45 डिग्री। जैसे तोप से गोला छोड़ना, जहाज से बम गिराना, या कोई बल्लेबाज कितना डिग्री से उसे मारे कि ज्यादा दूरी बॉल तय करे तो 45 डिग्री। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वह हमेशा अंदर की ओर झुकता है। अभी आप पढ़े थे अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम, और ई किसने दिया था? न्यूटन ने। और न्यूटन के अनुसार F बराबर होता है Gm1m2/r²। Gm1m2/r²। न्यूटन ने कहा था कि जब दो पिंड के बीच की दूरी r हो और द्रव्यमान इसका m1 और m2 हो तो F बराबर हो जाएगा Gm1m2/r², जहां G सार्वत्रिक नियतांक है, कांस्टेंट है कैपिटल G, और कैपिटल G का मान भी याद रखना है और इसका मात्रक भी अब तो पूछने लगा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब ऊपर, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे, यानी F बराबर Gm1m2/r², याद रखना है।
और जहां g का मान क्या होगा, तो जहां पे कैपिटल G का मान होगा 6.6 गुने 6.7 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि न्यूटन के अनुसार दिए गए गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल G यानी सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पूछेगा कैपिटल G का मान क्या होगा, तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगा कि ये सभी आंकड़े को आप लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। अब यहाँ पे स्मॉल g आ गया, कैपिटल G का मान तो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस सार्वत्रिक नियतांक होता है, सब जगह सेम इसका मान होता है, ई बढ़ते घटते रहता है। तो कहाँ पे बढ़ता है कहाँ पे घटता है देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट मान भी याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर g का मान महत्तम होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम। पूछेगा g का मान महत्तम या अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। g का मान न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर या उसी को भूमध्य रेखा पर भी। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान क्या होता है, तो कम जाता है, और घूर्णन गति घटेगा तो g का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं ध्रुव पर अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर या तो विषुवत रेखा पर जो वस्तु उसका भार 0 हो जाएगा, यानी भारहीनता हो जाएगा। फिर से पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से पूछ देगा कि कितना गुना चाल से घूमना शुरू करें कि भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए या भूमध्य रेखा पर 0 हो जाए, तो 17 गुनी अधिक चाल से। तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए बार बार वीडियो को देखें तो माइंड में सेट हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 और ध्रुव पर अपरिवर्तित। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा, ध्रुवों को छोड़कर। दोनों स्थिति में ध्रुव पर अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर से देखते हैं, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी तेज से चलना शुरू कर देगा तो भूमध्य रेखा पर 0 हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगा, और घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, एक समान वेग से, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक समान गति से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार अपरिवर्तित रहता है। जबकि कहता है त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाएगा तो क्या होगा, आगे देखिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक हो तो इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड क्या होगी, तो फर्श से उठकर छत से जा टकराएगा। पहली बात तो है कि समान गति से ऊपर या नीचे जाएगा तो पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके भार में। लेकिन यदि कहता है लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में पिंड रहेगा, आप रहे या कोई वस्तु, ऊपर जाके टकरा जाएगा उसके छत में। कहता है जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। और भार यानी भार W बराबर होता है, एक तरीका से ये भी बल ही हो गया, ये बराबर होता है mg, और भार का भी SI मात्रक न्यूटन ही होता है। कहता है पृथ्वी के केंद्र का भार क्या होता है, 0 होता है। आगे कहता है भार एक सदिश राशि है, किससे मापा जाता है, तो कमानीदार तुला से। कमानीदार तुला से, देखते होंगे तराजू रहता होगा तो भार को मापा जाता है कमानीदार तुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर स्थित पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना। चंद्रमा पर स्थित पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है, 81.5 गुना, 81.5 गुनी। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81.5 गुनी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल के रूप में कि यदि किसी वस्तु का भार मतलब पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो बोले सर 1/6 हो जाएगा, यानी 60 का 1/6 6 kg। लेकिन बोले किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर, तो द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 60 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता, भार बदल सकता है।
याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? 81.5 गुनी। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुनी है? 4 गुनी। जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ। तो आपने पीछे क्या देखा कि जब लिफ्ट में समान गति से ऊपर या नीचे होता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं, और यदि जो उसका त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक हो तो ऊपर जाके टकरा जाएगा। लेकिन यदि ए त्वरण के साथ या कितनों त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, त्वरण के साथ नीचे आ रहा है तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसी कक्षा में करती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। किसी भी ग्रह का क्या नियत रहता है जिसके कारण ग्रह का वेग सूर्य के निकट रहने पर बढ़ता है, दूर रहने पर कम हो जाता है? क्षेत्रीय वेग। किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है जिसके कारण जब सूर्य के निकट वो ग्रह जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और दूर रहता है सूर्य से तो उसका वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर कितने समय में लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। काल मतलब समय, परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाया और जितना समय लिया उसको काल हो गया। तो एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो 88 दिन। बुध का परिक्रमण काल है 88 दिन। वरुण का परिक्रमण काल है 165 दिन, 165 वर्ष, 165 वर्ष। क्योंकि आप सभी जानते हैं वरुण यानी नेपच्यून है जो सबसे दूर है, तो वो सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लेता है। सबसे नजदीक ग्रह है बुध जो 88 दिन लेता है। किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। मतलब कक्षा एक वृत्ताकार रूप में बनता है तो जितना उसका त्रिज्या रहेगा ज्यादा उसी पर निर्भर करेगा, अधिक रहेगा तो अधिक और कम रहेगा, इस प्रकार से। तो सीधा यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? तो पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उपग्रह के द्रव्यमान पर। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती उसका चाल, निर्भर कौन सी करती है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। जैसे ही पृथ्वी है और ये कक्षा है, यहाँ पर कोई वस्तु, बहुत बड़ा वस्तु यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कण आप डाल दिए तो इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है, फिर भी इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि समान दूरी पर यह बना हुआ है। तो फिर से याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा है कि किसी भी उपग्रह के कक्षीय चाल निर्भर करती है तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, और निर्भर नहीं करती है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब पृथ्वी है, इससे जितना नजदीक रहेगा चाल उतना अधिक होगा, जितना दूर रहेगा चाल उतना कम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल के जो सबसे नजदीक है वो चक्कर लगाता है कितना के चाल से? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के परिक्रमण काल क्या होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट। जैसे परिक्रमण चाल तो देख लिए कि सबसे निकट यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट, या इसी को बोल सकते हैं 84 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? तो भूअस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर परिक्रमा करता है उसे भूअस्थायी उपग्रह कहते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सर्वप्रथम किसने दी थी? आर्थर सी क्लार्क। याद रखिएगा इनको, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पलायन वेग, मतलब पलायन कर जाता है, पुनः लौट के नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी का जो कक्षा है उसको पार कर जाएगा। उसी में सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का 2.37 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाता है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना या 41% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414। तो इसको गुना 100 से कर दिया, 1.41 ही लेकर 100 से गुना करिए तो 141 हो जाएगा। तो कोई भी राशि 100% अपने आप मेरे पहले से रहता है और 41% की वृद्धि हो गई। तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, और यदि कक्षीय वेग को √2 गुना कर दिया जाए तो निश्चित हो पलायन वेग बन जाएगा, और पलायन वेग या उसमें 41% भी बढ़ा सकते हैं, वही बात हो गया। तो वो पलायन कर जाएगा, यानी उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ के पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, और पृथ्वी का खुद का भी मतलब आवर्तकाल 24 घंटा होता है अपने कक्षा में घूमने का। तो यहाँ पे जो पृथ्वी के कक्षा के अनुसार ही परिक्रमण काल हो उसे ही तो भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। तो 24 घंटा। देखिए आ ही गया। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.360 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी का तो आपको याद है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी याद रखना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा भी दे देगा, सेम ऑप्शन देगा, किलोमीटर प्रति घंटा दे देगा, मिनट देगा, इस प्रकार से दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु की स्थिति कैसी होती है? तो भारहीनता की स्थिति होती है। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 28 दिन। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में 28 दिन। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो ये थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो तो भारहीनता की उपस्थिति मतलब भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो गेंदें जिसका भार अलग अलग हो, एक मीनार से गिराई जाती है तो वह धरती पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन में वो पहले क्लियर कर देता है कि शून्य में या निर्वात में, इस प्रकार से कर देता है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ पहुंचेगी। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह या कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t² सूर्य से उसकी औसत दूरी RQ के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और बनाता है, कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन देखा गया है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि उसको परिक्रमण काल को t से सूचित करते हैं, यानी t²। सूर्य से उसकी औसत दूरी को r से सूचित करते हैं तो RQ यानी उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t² अनुक्रमानुपाती या समानुपाती RQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। डिफिनीशन से क्वेश्चन जरूर बनाता है। मैं बहुत ही मेहनत करके इस PDF को बनाया है, उसके बावजूद भी कुछ त्रुटियां हैं तो क्षमा चाहूंगा, आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर, क्योंकि बल बड़ा क्षेत्रफल होता है तो बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला का समानुपाती नीचे वाला का व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब घटेगा। क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो दाब बढ़ेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जब दलदल में कोई व्यक्ति फंसता है तो उसे लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि वो लेटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम जाएगा, अब वो धीरे धीरे धंसेगा अंदर की ओर। क्लियर है? और दाब कमेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गुब्बारा को हाथ से फोड़ने के बजाय सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? क्योंकि हाथ से आप ज्यादा क्षेत्रफल छेकते हैं और सुई कम क्षेत्रफल छेकता है और ज्यादा दबाव उस पर डालता है और जल्द से फट जाता है। तो ये सब जो यांत्रिकी टाइप का क्वेश्चन बनता है ये सब भी मैं क्लियर करवाते चल रहा हूँ, इसलिए आप समय कंसंट्रेट होकर दें, बोर ना हो। तो यहाँ पे आ जाइए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो गया। दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। दाब एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या उसको पास्कल कहते हैं। तो दोनों याद रखना। ऐसे भी बल बटा क्षेत्रफल है तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल के सम्मान में पास्कल कहा गया। आगे है
किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को परनोद कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे भी कंफ्यूज करता है, दाब ना देके ऑप्शन में परनोद दे देगा। तो यहाँ क्या देखिए आपने, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले क्रियाशील बल को दाब कहते हैं और किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को परनोद कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परनोद का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये पास्कल होता है, क्योंकि सेम वही वाला हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का भी एसआई मात्रक पास्कल, परनोद का भी एसआई मात्रक पास्कल। द्रव पदार्थों का दाब किस पर निर्भर करता है, द्रव के भार एवं घनत्व पर, भार एवं घनत्व पर। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है। जितना गहराई बढ़ेगा द्रव का दाब बढ़ेगा। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्रव की गहराई को h, द्रव का घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो P बराबर, यानी द्रव में दाब बराबर होगा h d g, यानी द्रव में दाब बराबर होता है गहराई गुने घनत्व गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी P बराबर h d g। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। कौन से नियम, पास्कल के नियम, याद रखना है पास्कल के नियम। क्या गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान दाब संचरण होता है। कौन सा नियम, पास्कल का नियम। एकदम सेम बात वही बोल रहा है कि किसी बर्तन में द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान दाब संचरण हो तो पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसमें हाइड्रोलिक लग गया, यह सभी यंत्र आधारित होता है पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मोम हो गया, घी हो गया, इसको गर्म करिए तो पिघलेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम जाता है। जैसे बर्फ हो गया, इसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा तो आयतन इसका घटेगा, तो दाब बढ़ने पर गलनांक भी घटेगा। और इस सारे पॉइंट को थ्योरी क्लास में बहुत बेहतर ढंग से उदाहरण के साथ मैंने समझाया है। तो थ्योरी क्लास पहले देखते हो तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर ले लीजिए, दाब बढ़ा देते हैं, क्वथनांक बढ़ता है, खाना जल्दी बन जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, बार। और एक बार होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की किसी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे पहाड़ पर जाते हैं, खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है, देर से खाना बनता है दाब कम जाने के कारण, या हवाई जहाज पर फाउंटेन पेन रिश्ता है, या अपच की स्थिति होती है दाब कम होने के कारण, तो ऊंचाई पर जाने पर दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर नामक यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो इजी क्वेश्चन को फास्ट लेके चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा समझाऊंगा। 1 सेंटीमीटर पारा दाब कितना के बराबर होता है, तो 1.33 × 10⁻³ पास्कल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट को एकदम लिख के याद करिए। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर 1.33 × 10⁻³ पास्कल। फिर से मैं बोलूंगा, 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर 1.33 × 10⁻³ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 फुट ऊपर जाने पर वायु का दाब पारा स्तंभ का कितना कम हो जाता है, 1 इंच कम हो जाता है, या 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है कि यदि 1000 फुट ऊपर जाते हैं तो वायु दाब का पारा स्तंभ में कितना की कमी आता है, तो कमी आता है 1 इंच का, 1 इंच का या 2.45 सेंटीमीटर का। सापेक्षिक आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापे जाते हैं, हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक आपेक्षिक घनत्व होता है तो आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, जो आगे मिलेगा भी, और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, अभी पीछे बताया, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्वथनांक अधिक होने के कारण दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता मापा जाता है।
सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी? तो बॉन न्यूरिक ने, याद रखिएगा, बॉन न्यूरिक ने सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन न्यूरिक। निर्वात पंप की खोज किसने की थी? जॉन म्यूरिक। ठीक है, तो निर्वात पंप की खोज किसने की थी? जॉन म्यूरिक। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की खोज किसने की थी? बॉन न्यूरिक। और निर्वात पंप की खोज किसने की थी? जॉन म्यूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोताखोर जल के अंदर का क्या उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। जैसे गोताखोर जो लेके जाता है अपने साथ ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण, या तो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन लगाया जाता है पेशेंट को, उसमें भी ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण रहता है। आगे है केम द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर F बराबर होता है mv²/r। आप सभी जानते हैं वृत्ताकार पथ पर ये कोई चल रहा है, साइकिल चालक या कुछ भी, तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r, जहाँ m हो गया पिंड का द्रव्यमान, ir हो गया उसकी त्रिज्या, और v हो गया जो वेग से चल रहा है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी कि अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु उस ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे कहते हैं उत्प्लावन बल या बियोंड। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण ऊपर की ओर वो वस्तु पर बल लगाता है वह कहलाता है उत्प्लावन बल या बियोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। आर्किमिडीज ने बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। जो कमी आती है वो उसके द्वारा विस्थापित जल के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने दिया था। और तैरने का नियम किसने दिया था? तो यही हो गया आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। उत्प्लावन बल का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आयतन और घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, इसलिए घनत्व का ऐसा मतलब हो गया kg प्रति मीटर क्यूब। kg प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व। जब ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाए तो इसका कोई इकाई नहीं होगा, ना तो मात्रक होगा। तो ध्यान रखना है। पूछिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। लेकिन अपेक्षिक घनत्व मापने का एक यंत्र होता है, वो होता है हाइड्रोमीटर। पीछे बताए थे अपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, जबकि अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो द्रव में तैरती है। जैसे पारे में लोहा तैर जाता है, पानी में लोहा डूब जाएगा लेकिन पारे में तैर जाता है, क्योंकि लोहा का घनत्व जो होता है पारे से कम होता है। तो किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वह तैर जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। याद रखना है, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो शुद्ध जल का होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और बर्फ का 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से, पीछे भी बता चुके हैं। किसी बर्तन में भरे जल पर तैरते हुए बर्फ के पिघलने पर जल का तल क्या होगा? अपरिवर्तित। मतलब जल में इस प्रकार से जल में एक बर्फ तैर रहा है और पिघल जाएगा तो जल के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज की पेंदी से कुछ ऊपर खींची रेखा जिसको अधिक जहाज को नहीं डूबना चाहिए, कौन सी रेखा है? तो ये होता है प्लिमसोल रेखा। मतलब जहाज जब समुद्र में रहता है तो एक ऐसा रेखा होता है जिससे अधिक जहाज नहीं डूबेगा, यदि डूबेगा तो खतरा हो सकता है, उसको प्लिमसोल रेखा कहते हैं। तरल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो द्रव एवं गैस आते हैं जो तरल के अंतर्गत आते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और न्यूनतम आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ कोणीय त्वरण आ गया तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के परिणाम तथा घूर्णन अक्ष के बल की
क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल घूर्ण। पीछे बताए थे बल घूर्ण बराबर होता है बल गुने आघूर्ण भुजा या बल गुने बल बाहु, इसको बल घूर्ण कहते हैं। इसलिए बल घूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व, पिंड के द्रव्यमान पर। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ साथ किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष परितः वितरण पर। तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, प्लस उसके घूर्णन अक्ष के परितः जो द्रव्यमान का वितरण हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। कौन? तो जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय वेग गुना जड़त्व आघूर्ण। कोणीय वेग गुना जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर कोणीय वेग गुना जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग का मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोल दिखती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर। तो बोलिए कि सर यहाँ पे जूल प्रति मीटर स्क्वायर कैसे? तो देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट समझाता हूँ। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक मेनली रूप से न्यूटन मीटर ही होता है, लेकिन यदि कहता है कि पृष्ठ तनाव को कार्य के रूप में प्रयोग किया जाए, पृष्ठ तनाव से जो ऊर्जा जो हो रहा है या जो भी उसको कार्य के रूप में किया जाए तो उस स्थिति में मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ सकता है, यदि आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक तो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव यदि कार्य के रूप में उसको गणना किया जाए तो वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम करते हैं। केवल नमक मिलाने से ही पृष्ठ तनाव बढ़ता है, बाकी आप उसमें कुछ मिला दो, गर्म कर दो, सब स्थिति में पृष्ठ तनाव कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं सहसंजक बल। एक ही पदार्थ है तो सहसंजक बल। ठोसों के सहसंजक बल द्रवों से क्या होता है? अधिक होता है। ठोस का सहसंजक बल द्रवों से अधिक होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। मतलब समान पदार्थ रहेगा तो सहसंजक बल, असमान पदार्थ रहेगा तो असंजक बल। और असंजक बल के कारण ही दो भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे उदाहरण भी आ गया। ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखने पर अक्षर उभर आता है, किसके कारण? असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का बाहुगुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। तो डिफिनेशन भी याद रखना है। द्रव का बाहुगुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लंबाई एल की रेखा पर एफ बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव टी बराबर एफ बटा एल होता है। टी बराबर एफ बटा एल होता है। एल लंबाई की रेखा पर एफ बल कार्य करता है तो टी बराबर एफ बटा एल। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। ताप बढ़ने पर कम जाता है, डिटर्जेंट मिलाने पर कम जाता है, केरोसिन मिलाने पर कम जाता है, केवल लवण यानी नमक मिलाने पर बढ़ता है। तो द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इनके केस का आपस में सटे रहना, किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना कहलाता है केशिकत्व, इंग्लिश में कैपिलरी। केशिका नली की त्रिज्या जितनी कम होगी द्रव उतना ही अधिक ऊपर चढ़ता जाएगा। जितनी कम त्रिज्या होगी मतलब जितना पतला नली होगा उतना अधिक ऊपर द्रव चढ़ेगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों में रसारोहण, ये सभी उदाहरण है केशिकत्व का। केशिका नली में द्रव का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। अवतल मतलब धंसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए मच्छर जो है उसका लार्वा डूब जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल का बाहुगुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी। बड़ा ही मजेदार है भाई। तरल का बाहुगुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है, क्या कहलाता है? श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता किसका गुण है? द्रव एवं गैसों का। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो शून्य होती है। मतलब कह सकते हैं कि ठोस में श्यानता नहीं होता है, तो पूछेगा श्यानता निम्नलिखित में किस में नहीं होता है? तो ठोस में नहीं होता है, जबकि द्रव और गैस में ही श्यानता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आया
कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घटता है, जबकि ताप बढ़ाने से गैस का श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाती है और ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता बढ़ जाती है। अब ये सब बार बार नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह इस वीडियो को देखना है और साथ ही साथ पीडीएफ प्राप्त करके आप आराम से इसको पढ़ते भी रहना है। कहता है जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उनकी श्यानता उतनी अधिक होगी। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उनकी श्यानता उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। श्यानता गुणांक का SI मात्रक होता है। श्यानता या श्यानता गुणांक का SI मात्रक होता है पॉइस, डेका पॉइस या पॉइजली। पॉइस, डेका पॉइस या पॉइजली, इसे नीटा द्वारा सूचित करते हैं। हालांकि यहाँ n लिखा गया, नीटा ऐसे लंबा जैसा n लिखा हो रहा था और पिछला दफा LP में पूछा भी गया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको नीटा बोलते हैं, यानी नीटा द्वारा सूचित किया जाता है श्यानता गुणांक को। श्यानता गुणांक का SI मात्रक पॉइज होता है, डेका पॉइज, पॉइजली या पास्कल सेकंड भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ता है, बाद में वह नियत वेग से गिरने लगता है, सीमांत वेग कहलाता है। फिर से, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ता है, बाद में नियत वेग से गिरने लगता है, तो सीमांत वेग। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब त्रिज्या जितना अधिक होगा सीमांत वेग अधिक होगा, कम होगा तो सीमांत वेग कम होगा। द्रव का ऐसा प्रवाह जिनमें द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरे, धारा रेखीय प्रवाह, मतलब एक ही यहीं पर से जितना भी सब है यहीं पर से गुजरते जा रहा है, तो धारा रेखीय प्रवाह हो गया। फिर से देख लेते हैं, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरे, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाह की वह उच्च सीमा जब धारा रेखीय प्रवाहित न होकर विक्षुब्ध हो जाए तो क्रांतिक वेग, मतलब ज्यादा वेग हो जाने के कारण विक्षुब्ध हो जाए, एक ही रेखा से न गुजर कर इधर उधर हो जाए, तो क्रांति, मतलब याद रखना क्रांति हो गया, क्रांति की तरह इधर उधर हो गया, तो क्रांतिक वेग। यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो प्रवाह निर्भर करता है घनत्व पर। यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से कम हो तो प्रवाह निर्भर करता है श्यानता पर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो प्रवाह निर्भर करता है घनत्व पर और क्रांतिक वेग से कम हो तो श्यानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके या इसके एकांक द्रव की कुल ऊर्जा नियत रहती है। बर्नौली के सिद्धांत या बर्नौली के नियम। अब बर्नौली का नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, लेंज का नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, तो ध्यान रखना है। फिर से इस सबको पढ़िए दोबारा भी कि किस नियम के अनुसार कोई तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके या इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, बर्नौली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज पाइप में किसी तरल की प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? तो वेंटूरी मीटर, बेंचूरी मीटर या वेंटूरी मीटर, कुछ भी लिख सकता है ऐसा, ठीक है। तो कि क्षैतिज पाइप में किसी तरल की प्रवाह को मापने के लिए यंत्र होता है वेंचूरी मीटर। अब प्रवाह का जो मतलब कि मापा जाता है उसका मात्रक क्यूसेक होता है। किसी तरल का प्रवाह वेग किससे मापा जाता है? बिटोट नली से। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी क्षैतिज पाइप में तरल की प्रवाह की दर मापा जाता है वेंटूरी मीटर से, प्रवाह वेग को मापते हैं बिटोट नली से। नेक्स्ट है, एक अक्षीय स्नेहक के कौन से दो गुण होते हैं? कम पृष्ठ तनाव, उच्च श्यानता। एक अक्षीय स्नेहक जो होता है उसमें पृष्ठ तनाव कम होते हैं, श्यानता उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है सामान्य जल का पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। हर तरह के क्वेश्चन, नए नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितनी होगी? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता हो जाएगी 1 × 10⁻³ पास्कल। ग्लिसरीन का हो गया 14.1 पास्कल, तो 1 × 10⁻³ पास्कल होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर श्यानता, 1 × 10⁻³ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपने पहले रूप में आ जाए, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। बड़ा ही बेटर ढंग से थ्योरी क्लास मैंने समझाया है इसको। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले
बाहुबल को हटा लेने पर पुनः उसी रूप में आ जाता है, तो प्रत्यास्था इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे एक रबड़ है, इसको खींचे पुनः उसी स्थिति में आ गया तो प्रत्यास्था हो गया इलास्टिसिटी। पदार्थ का बागुण जिसके कारण वस्तु पर कार्यरत बाहुबल को हटाने पर अपने मूल रूप में नहीं आता, उसे सुघटियता प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो प्रत्यास्था असुघटियता, प्रत्यास्था मतलब खींचे पुनः उसी रूप में आ गया, सुघटियता मतलब खींचे लेकिन उस रूप में नहीं आया। जैसे मिट्टी का, गीली मिट्टी का आप कुछ बना लीजिए, फिर उसको खींचिए, फिर उस रूप में वो नहीं आ पाएगा, तो वो सुघटियता हो गया, ध्यान रखना है। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को क्या कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं। तो इस प्रकार के 3 डिफिनीशन हुआ, एक तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर सतह पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, फिर प्रणोद कहते हैं और प्रतिबल भी कहते हैं। और ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, खास करके बीपीएससी में भी। तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल, आई तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं, और प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल बराबर भी वही होगा बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए प्रतिबल का मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा जो दाब का था। और विकृति कैसी राशि है, तो ये विमाहीन राशि है। विकृति कैसी राशि है, तो विकृति का कोई विमा नहीं है। और पीछे एक और बताए थे, अपेक्षिक घनत्व भी विमाहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं है। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन विमाहीन है या कौन नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। प्रत्यास्था गुणांक ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्था गुणांक ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर की अपेक्षा इस्पात कैसा होता है, तो इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है रबर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस गति को कहते हैं आवर्त गति। मतलब कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराए तो आवर्त गति कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल स्पेशल एक थ्योरी क्लास बनाए। दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। दोलन करने वाली गति 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, आवृत्ति। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है, लेकिन आवृत्ति का पुराना ऐसा मात्रक था कंपन प्रति सेकंड। इसका डिफिनेशन से ही पता चल जाता है 1 सेकंड में जितना कंपन करे उसे आवृत्ति कहते हैं। आगे है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है या कंपन प्रति सेकंड भी याद रखना है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य एवं वेग अधिकतम होता है तथा स्थिति जुजा शून्य एवं गति जुजा अधिकतम होता है। ये एक पॉइंट्स के रूप में ही आ गया, और इस पॉइंट्स को मैंने बारीकी से थ्योरी क्लास में समझाया, पूरा फिगर बना के, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनाता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, तथा स्थिति जुजा क्या होता है, शून्य होता है, गति जुजा अधिकतम होता है। आगे कहता है यदि डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्त काल का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L बटा G। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनता है। मतलब यदि लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल भी बढ़ेगा क्योंकि ऊपर में है। लोलक की लंबाई घटेगा तो आवर्त काल भी घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्त काल बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्त काल घटेगा। मतलब गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि जब किसी लोलक घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं या किसी उपग्रह पे तो आवर्त काल बढ़ जाएगा क्योंकि वहां त्वरण घट जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। और जब हम लोलक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो आवर्त काल बढ़ेगा। लोलक की लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना, तो रूट चाल का रूट क्या होगा 2, तो 4 गुना हो जाएगा तो आवर्त काल कई गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 9 गुना होगा तो आवर्त काल कितना होगा, 3 गुना। और लोलक की लंबाई 2 गुना होगा तो आवर्त काल रूट 2 गुना होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट है, बस आपको बोर नहीं होना है, समय देना है, सब कुछ सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्त काल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्त काल बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। हम सभी पढ़े थे कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कमता है। तो निश्चित रूप से कमेगा गुरुत्वीय त्वरण तो आवर्त काल बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ने पर आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवर्त काल अपरिवर्तित रहेगा। जैसे ये मतलब कि झूला भी एक तरीका से क्या होता है, ये लोलक ही होता है। अब इस पर एक लड़की पहले से झूला झूल रही है और झूलते हुए एक लड़की और आके झूलने लगी तो द्रव्यमान बढ़ गया। तो इससे क्या होगा
कि आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लड़की झूला झूल रही है और वो झूलते झूलते बैठ के झूल रही, खड़ा हो गई तो यहाँ से आप लोलक की लंबाई घट गया तो लोलक की लंबाई घट जाए तो आवर्तकाल भी कम जाएगा। और यदि खड़ा होकर झूल रही है, बैठ गई तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन भी बनेगा। तो द्रव्यमान बढ़ने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तित। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने से आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। वैसी तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित करती है क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यास्थ तरंग कहलाते हैं या उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। तरंग 2 प्रकार के, यांत्रिक और अयांत्रिक। वैसी तरंग जो पदार्थिक माध्यम मतलब जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, मतलब जो निर्वात में नहीं चल सकता हो, ठोस, द्रव या गैस में ही वो चल सकता है, उसे यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग, इसको भी ध्यान रखना है। यांत्रिक तरंग को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट है, वैसी तरंग जिसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग, मतलब जो निर्वात में भी चल सकता है, अयांत्रिक, जैसे प्रकाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयांत्रिक तरंग को और क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं अयांत्रिक तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है, फोटोन की। अब ये आइंस्टीन ने बताया था, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर का रेंज कितना होता है, तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर। थ्योरी क्लास में बहुत बारीकी से याद करवा दिया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मोटा मोटी डायरेक्ट पूछे, अलग अलग ना पूछे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग का अवधारणा किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया था, मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि और प्रसरव। तो ध्यान रखिएगा, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो गया वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, बल्कि वो यांत्रिक तरंग होगा। तो इसमें 6 को एकदम कंफर्म याद रखना है, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्रसरवित तरंगे। तो ध्वनि और प्रसरवित तो पहले ही याद है कि अनुदैर्ध्य है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है और ध्वनि का एक भाग प्रसरव है। लेकिन कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा भी याद रखना, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, 3 को विद्युत चुंबकीय तरंग दे देगा और 1 को नहीं देगा, तो यही 6 में को देगा, कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि तरंग, प्रसरव। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो 3 को ई वाला दे देगा, 1 को विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो दे देगा, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समान दिशा में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समान दिशा में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एसआई मात्रक मेनली रूप से मीटर ही होता है और मात्रक एक एंगस्ट्रॉम भी होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य होता है, याद रखना है। तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य, तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। कौन सी तरंग संपीड़न एवं विरलन बनाता है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न भी बनाता है और विरलन भी बनाता है। क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल 100%। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना और पीडीएफ प्राप्त करके जरूर आप उसको रिवीजन करना। और यदि हमारा मेहनत और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा तरंग ठोस एवं द्रव माध्यम में उत्पन्न होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, कौन सा तरंग ठोस एवं द्रव माध्यम में उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग। हालांकि अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश भी है जो बिना माध्यम के भी उत्पन्न होता है। पानी की सतह पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज किसने की थी, तो ये पॉल बिलार्ड या हेनरी बैकरल।
गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड मेनली रूप से हेनरी बैकरल ही देता है, लेकिन लूसेंट में ये पॉल विलार्ड लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। गामा किरण का एक तो मैंने आपको पीछे बताया क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मोटा मोटी 10⁻⁻14 से 10⁻4 होता है, लेकिन अलग अलग सबसे जो कम होता है तरंगदैर्घ्य गामा किरण का 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। और गामा किरण का आवृत्ति होता है 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका जो आवृत्ति होगा ऑलरेडी अधिक होगा, और जिसका आवृत्ति जितना अधिक होगा वेधन क्षमता उतना अधिक होगा, इसलिए सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका है, गामा किरण का। तो ये सभी याद करवा दिए थ्योरी में भी, और यहाँ भी बार बार देखिएगा तो याद रहेगा, क्योंकि पार्टिकुलर भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल रूप में। नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किस किरण का प्रयोग होता है, तो गामा किरण का। नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा किरण। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर। एक्स किरण की आवृत्ति होती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरण का उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा, व्यवसाय, जासूसी और इंजीनियरिंग में एक्स किरण का उपयोग होता है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, रीटर ने की थी पराबैंगनी किरण की खोज। पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरण की आवृत्ति परिसर कितनी होती है, तो ये होती है 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरण का। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी किरण का। दृश्य विकिरण की खोज किसने की, न्यूटन ने। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर। याद रखिएगा दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य 39 दूनी 78 ऐसे याद रखना है, और इसको थ्योरी क्लास में पूरा बढ़िया से याद करवा दिए हैं, और यहाँ से भी याद हो जाएगा 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर होता है 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं की देखने में, वस्तुओं को देखने में किस विकिरण का प्रयोग होता है, दृश्य विकिरण का प्रयोग होता है वस्तुओं को देखने में। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने 1940 में। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर। अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परिसर 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरक्त किरण का उपयोग कहाँ होता है, तो कोहरे में फोटोग्राफी, रोगियों के सेकाई करने में, टीवी के रिमोट जो कंट्रोल होता है तो ये होता है अवरक्त विकिरण के कारण, ध्यान रखना है। रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग की खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने। रेडियो तरंग का खोज किसने किया था, तो मैक्सवेल ने। यहाँ लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का बोलेगा तो हेनरिक हर्ट्ज, और केवल रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने। याद रखना ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज, रेडियो तरंग की खोज मैक्सवेल। लघु रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻10 से 10⁻8 हर्ट्ज आवृत्ति। लघु रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 10⁻3 मीटर से 10⁻1 मीटर। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने 1896 में। मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति 10⁻6 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य होता है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर। 1 मीटर से 10⁻4 मीटर। तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन थ्योरी क्लास देखिएगा ना तो एक इमेज बना के आपके माइंड में ये सब बैठ जाएगा, और लिख के भी याद कर लेना है। रेडियो एवं टेलीविजन में किस तरंग का उपयोग होता है, तो लघु रेडियो तरंग एवं दीर्घ रेडियो तरंग का। सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण का। गामा किरण का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। जैसे गामा किरण की खोज किया था हेनरी बैकरल ने, लेकिन गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने 1902 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि 10⁻⁻3 मीटर से 10⁻⁻2 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले तरंगे कौन सी तरंग कहलाती है, तो यह सूक्ष्म तरंग कहलाती है। 10⁻⁻3 मीटर से 10⁻⁻2 मीटर
तरंगदैर्घ्य वाले तरंगे कौन सी तरंग कहलाती है? तो यह सूक्ष्म तरंग कहलाती है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। आगे है, रेडियम सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी ने, और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो यह की थी हेनरी बैकरल ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंग, जिसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग, जिसको ऑडिबल वेव भी कहते हैं। कौन सी ध्वनि तरंग मनुष्य सुन सकता है? तो श्रव्य, यानी 20 से 20 हर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। इसका इंग्लिश भी याद रखना है। पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है कौन? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चिड़िया, डॉल्फिन, ये सब। क्वार्टज जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने के फलस्वरूप कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? पराश्रव्य तरंग। क्वार्टज जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टलों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने के फलस्वरूप कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन के आवृत्ति एवं भूकंप के समय पृथ्वी से कौन सी तरंग निकलती है? अवश्रव्य तरंग। हृदय की धड़कन की आवृत्ति एवं भूकंप के समय जो निकलती है अवश्रव्य तरंग, ध्यान रखिएगा। चमगादड़ की कितनी आवृत्ति की प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है? 1,00,000 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है चमगादड़, 1,00,000 हर्ट्ज। समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, ट्यूमर का पता लगाने में, दांत निकालने में किस तरंग का प्रयोग होता है? ये सारे प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य तरंग को किसने सबसे पहले सीटी बजा के उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि का चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के अनुसार यदि माध्यम की प्रत्यास्था गुणांक ई तथा घनत्व डी हो तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो v बराबर ई बटा डी। यानी आप कह सकते हैं न्यूटन के अनुसार यदि माध्यम की प्रत्यास्था गुणांक ई और घनत्व डी हो तो माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है रूट अंडर ई बटा डी, मतलब रूट अंडर प्रत्यास्था गुणांक अब बटा घनत्व। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? गैस में। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है गैस में। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 64-20 मीटर प्रति सेकंड। इसको भी लिख के याद कर लेना है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में ध्वनि की चाल 51-30 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल 56-40 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 15-33 मीटर प्रति सेकंड। पारा में ध्वनि की चाल 14-50 मीटर प्रति सेकंड। लिख के जरूर याद करना है सब आंकड़े को। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 12-69 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। या सिर्फ जनरली बोले कि ध्वनि की चाल तो 332 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य माध्यम बदलने पर बदलती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य माध्यम बदलने पर बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन ताप का पड़ता है। देखिए, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ताप घटेगा ध्वनि की चाल घटेगा। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर चाल जो बढ़ जाता है ध्वनि का 0.61 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि यदि हम किसी माध्यम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के मूल्यतः 3 लक्षण है। यहाँ मूल्यतः होना चाहिए, मुख्यतः 3 लक्षण है। कौन कौन है? तो यह है प्रबलता, तारतम्य और गुणता। प्रबलता, तारतम्य और गुणता। प्रबलता, तारतम्य और गुणता याद रखना है। किसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? तो प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है।
ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने का मात्रक फोन है, ध्यान रखना है। प्रबलता व्यक्त करने का मात्रक फोन है, जबकि तीव्रता जो व्यक्त किया जाता है वो डेसिबल। हालांकि प्रबलता का भी कहीं कहीं पे डेसिबल लिख देता है, लेकिन फोन नहीं लिखेगा तो। नेक्स्ट है, कोई ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण होती है? तो तारत्व के कारण, पिच के कारण ही कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण ध्वनि पतली होती है। आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है, जिसके कारण ध्वनि मोटी सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर पता लगता है, गुणता के कारण। मतलब प्रबलता और तारत्व दोनों समान है तो कैसे पता चले? आवाज पहचान जानते हो तो गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है? तो सनादि संख्या पर तथा अपेक्षिक तीव्रता पर। तो जो सनादि जो ध्वनि है उसकी संख्या पर और अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है ध्वनि की गुणता। ध्वनि की तीव्रता किसमें व्यक्त की जाती है? तो बेल में। चूंकि बेल एक बड़ा मात्रक, इसलिए छोटा मात्रक डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 1 डेसिबल बड़ा होता है 10 1 बेल बड़ा होता है 10 डेसिबल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता आयाम, आवृत्ति तथा घनत्व के अनुक्रमानुपाती, लेकिन स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता जो होता है आयाम, आवृत्ति और घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा कितनी होती है? 95 डेसिबल। सामान्य बातचीत करने के लिए 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति के कान की सुग्राहिता पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर या तो फिर 56 फीट दे सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 350 नंबर क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, जिसे श्रुति निर्बंध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई क्यों पड़ती है? क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। जब समान आयाम एवं आवृत्ति के दो ध्वनि एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो वह पुनः वितरित हो जाती है। इस पर घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब एक जगह दो ध्वनि पहुंचती है, पुनः यहाँ से वितरण हो जाती है तो व्यतिकरण। इसको विशेष रूप से पढ़ाए भी आपको। जो गैस जितनी हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी अधिक होगी। जो गैस जितनी हल्की होगी ध्वनि की चाल उसमें उतनी अधिक होगी। ध्वनि की जैसे ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 180 से 190 डेसिबल मिसाइल की ध्वनि तीव्रता होती है, बहुत ही अधिक। नेक्स्ट है, सोते हुए आदमी को जगाने के लिए कितनी ध्वनि तीव्रता की आवश्यकता होती है? 50 डेसिबल। नेक्स्ट है, वायु यदि ध्वनि की दिशा में बह रही हो तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों क्या होगा? बढ़ जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से होता है? हाइड्रोफोन से। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है मेगाफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की रिकॉर्ड किस यंत्र से होता है? टेप रिकॉर्डर से। टेप रिकॉर्डर के टेप पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुएं में हम झाँक कर आवाज लगाते हैं तो पुनः आवाज दोबारा सुनाई पड़ता है। ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। जल सतह से टकराता है और आवाज ऊपर आ जाता है ध्वनि के परावर्तन के कारण। हॉल की दीवार, फर्श तथा छत को खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? तो ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए। देखते होंगे सिनेमा हॉल हो गया या बड़ा बड़ा हॉल पढ़ने वाला कोचिंग रहता है तो उसका खुरदुरा बनाया जाता है ताकि उसमें आवाज ना गूंजे, क्योंकि आवाज गूंजेगा तो पता ही नहीं चलेगा आवाज। यानी ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए ऐसा होता है। जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है, वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है तो वो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। यदि दो ध्वनि तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है, वहां ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है तो विनाशी व्यतिकरण। न्यूनतम माने विनाश हो गया तो विनाशी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर कोटि तरंगदैर्घ्य की ध्वनि इसी कोटि के अवरोध के सामने आती है, वह किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस परिघटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग यहाँ आया, यहाँ दीवार है और इधर वाला आदमी भी उस आवाज को सुन रहा है तो यह विवर्तन के कारण होता है। जैसे एक कमरा में आप बात कर रहे हैं, दूसरे कमरा वाला व्यक्ति आपके बात को सुन रहा है तो यह विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल उसी माध्यम में ताप एवं दाब की परिस्थिति में ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम और ताप एवं दाब की परिस्थिति में ध्वनि के चाल को अनुपात में, मतलब पिंड के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। बस इतना याद रखिए। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है, सुपरसोनिक। और यह विमान के लिए प्रयोग किया जाता है, सुपरसोनिक विमान आप सुने होंगे। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो वो अति पराध्वनिक, मतलब 1 से अधिक हो, मतलब 1 से 5 तक हो तो वो पराध्वनिक हो गया, सुपरसोनिक। और 5 से भी अधिक हो जाए मैक संख्या तो ये हो जाएगा अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का टैकोमा पुल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? तो यांत्रिक अनुनाद के कारण। इसलिए सैनिकों को 1 साल कदम ताल चलाकर पुल से गुजरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुल टूटने का डर रहता है अनुनाद के कारण। किसके कारण रेडियो में कभी तीव्र कभी मंद आवाज सुनाई देता है? ध्वनि का व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? विमान। यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है विमान के चाल निर्धारण में। किसके कारण अति ध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। यहाँ पे प्रतिध्वनि होना चाहिए, अति ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि। किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे हैं तो प्रत्यास्थ तरंगे हैं ध्वनि तरंग। कैसी तरंगे हैं? प्रत्यास्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं? प्रत्यास्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नल आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको मॉडुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडुलन कहा जाता है, याद रखिएगा। 375 नंबर क्वेश्चन है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो यह प्रस्रव्य तरंगे। ध्वनि का सुरीला होना किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करता है ध्वनि का सुरीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी होती है? तो दृश्य प्रकाश तरंग होती है, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। उष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.186 जूल के बराबर होती है। 4.186। 1 कैलोरी मात्रा 4.186 जूल। और 1 किलो कैलोरी बोले तो इसमें 1000 से गुना कर देना, 4186 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। नेक्स्ट है 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा चाहिए? तो 1 कैलोरी। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा चाहिए? तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1 ग्राम शुद्ध जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उस उष्मा को कहते हैं 1 कैलोरी। 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है तो उसको कहते हैं 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का ताप जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापना थर्मामीटर या तापमापी। जमते हुए बर्फ के ताप को कहते हैं हिमांक। हिम बन रहा है, जम रहा है, हिमांक। सेल्सियस पैमाना का आविष्कार स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस, रोमर व फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है? सेल्सियस, रोमर, यहाँ पे होना चाहिए रोमर। सेल्सियस, रोमर और फ़ारेनहाइट में संबंध है C/5 F-32/9 बराबर R/4। C/5 F-32/9 बराबर R/4। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ माइनस होना चाहिए, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इससे नीचे ताप को माप नहीं सकते और इस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, तो याद रखना है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस पर। और अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर? -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक तथा सोडा मिलाया जाता है, नमक तथा सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा थर्मामीटर द्वारा अधिकतम कितना तापमान माप सकते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक पारा थर्मामीटर से माप सकते हैं, ठीक है ना। मतलब -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस तापमापी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन गैस जिसको बोल सकते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस। पारा थर्मामीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे आप जाते हैं, जैसे फीवर है तो फीवर नापने जाते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस तापमापी में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, गैस तापमापी में उपयुक्त होती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन माप सकता है 500 डिग्री सेल्सियस तक, नाइट्रोजन माप सकता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखना है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी का तापमापन परिसर होता है 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखना है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप का मापन पायरोमीटर से करते हैं। यह किस पर आधारित होता है? विकिरण पर आधारित होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 310 केल्विन होता है। तीनों याद रखिएगा। कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य का ताप। विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन। सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसकी होती है? तो जल की होती है, 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। 4200 जूल प्रति केल्विन उसको बोल सकते हैं, प्रति केजी केल्विन या प्रति केल्विन, दोनों नीचे में सेम ही होता है। तो सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसका होता है? 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर की ऊष्माधारिता कितना होता है? तो 900 जूल प्रति केजी केल्विन। लोहा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 480 जूल प्रति केजी केल्विन। पारा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 139 जूल प्रति केजी केल्विन। चांदी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 235 जूल प्रति केजी केल्विन। ये सब लिख के याद कर लेना है, क्योंकि किसका पूछ देगा पता नहीं है। लेड की विशिष्ट ऊष्मा होता है 130 जूल प्रति केजी केल्विन। कांच की विशिष्ट ऊष्मा 500 जूल प्रति केजी केल्विन। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होता है 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। तो सबसे ज्यादा जल का होता है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन, उसके बाद बर्फ का होता है 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। तांबा की विशिष्ट ऊष्मा 390 जूल प्रति केजी केल्विन। सोना की विशिष्ट ऊष्मा 133 जूल प्रति केजी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरोसिन की विशिष्ट ऊष्माधारिता 210 जूल प्रति केजी केल्विन। यदि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि हो तो उनके बीच संबंध होता है। जैसे लंबाई को अल्फा, क्षेत्रफल को बीटा और आयतन को गामा मान लिया जाए तो 1:2:3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है, लंबाई में वृद्धि अल्फा, क्षेत्रफल में बीटा और आयतन में गामा। तो कहता है किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि हो तो अल्फा, बीटा, गामा जो होता है 1:2:3 होता है, याद रखना है। न्यूमेरिकल पॉइंट के रूप में पूछ सकता है। उसमें प्रसार गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। उसमें प्रसार का प्रति डिग्री सेल्सियस। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, सादा कांच का रैखिक प्रसार गुणांक क्या होता है? उसमें प्रसार गुणांक या रैखिक प्रसार गुणांक जो भी कहिए, तो यह होता है 9 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अभी आपने देखा उसमें प्रसार का मात्रक क्या होता है? तो प्रति डिग्री सेल्सियस। तो सादा कांच का रैखिक या उसमें प्रसार गुणांक होता है 9 × 10⁻⁻6 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। पायरेक्स कांच का रैखिक प्रसार गुणांक होता है 3 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। गैस का प्रसार गुणांक ठोस के प्रसार गुणांक का 200 गुना होता है, याद रखना है। गैस ज्यादा फैलता है तो गैस का प्रसार गुणांक ठोस से 200 गुना अधिक होता है, और गैस का प्रसार गुणांक द्रव के प्रसार गुणांक से 20 गुना अधिक होता है। तो जो गैस होता है वो ठोस से 200 गुना अधिक और द्रव से 20 गुना अधिक। जल का न्यूनतम आयतन तथा अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उष्मा संचरण की कितनी विधियां होती है? 3, चालन, विकिरण और संवहन। चालन, विकिरण और संवहन। ठोस एवं पारे में उष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, कंडक्शन भी लिख सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठोस एवं पारे में उष्मा का संचरण होता है चालन विधि या कंडक्शन विधि भी लिख देता है। ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर ने दिया था, ग्रहों से संबंधित गति का नियम। बिजली के बल्बों के निष्क्रिय गैस किस विधि से भरी जाती है? संवहन विधि से, कॉन्वेक्शन से, संवहन विधि से। बिजली के बल्बों के निष्क्रिय गैस किस विधि से भरी जाती है? संवहन विधि से। वायुमंडल गर्म करने की विधि क्या है? संवहन विधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की किस विधि पर निर्भर करता है? यह विकिरण विधि पर निर्भर करता है, ऊष्मा संचरण विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आना, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे, बादलों वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है, यह सभी काम होता है विकिरण विधि से। सीधी रेखा में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि से। वस्तु और वातावरण का तापांतर जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंड होगी, उतनी ही जल्दी ठंड होगी। किस नियम के अनुसार? न्यूटन का शीतलन नियम कहता है क्या? वस्तु और वातावरण का तापांतर जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंड होगी, न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किस नियम? किरचॉफ का नियम। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक किरचॉफ ने कहा था। एक काली और एक सफेद वस्तु को समान गर्म करने पर रखा जाए तो कौन सी वस्तु अधिक चमकेगी? तो ये काली वस्तु अधिक चमकेगी, क्योंकि अच्छा अवशोषक ही अच्छा परिवर्तक होता है। किस नियम से किसी वस्तु को उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती? स्टेफन का नियम, E समानुपाती T/4। किस नियम से किसी वस्तु को उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है? स्टेफन का नियम। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि है, मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि है। दाब का नियम या गैलुसेक का नियम आधारित है स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह होगा गैलुसेक का नियम। दाब का नियम या गैलुसेक का नियम है स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, गैलुसेक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह वायल का नियम होता है। फिर से स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वायल का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम। व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया तो वायल का नियम, समानुपाती बोल दिया तो चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। तो समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर और 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23। या तो पूछ सकता है एक एवोगाड्रो संख्या बराबर तो 6.023 × 10⁻23। कहता है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है क्या होता है? वो गलनांक कहलाता है, गलने लगता है तो गलनांक हो गया। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं और गलनांक एवं हिमांक बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। ठोस में अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक घटता है, याद रखिएगा। ठोस में अशुद्धि मिलाइए तो उसका गलनांक घटेगा। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं उसका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। आपको पीछे बता चुके थे एग्जाम्पल में, जैसे बर्फ है, सिकुड़ना मतलब उसको गर्म करिएगा तो वो आयतन उसका कम जाएगा। जैसे कि उसको गर्म करना है बर्फ को तो वो पानी बन रहा है, उसका आयतन कम रहा है यानी सिकुड़ रहा है, तो दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? घटेगा। और जो होता है कि फैलता है गर्म करने पर तो दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आ गया कि जो ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, जैसे मोम हो गया, घी हो गया, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उस द्रव को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, भाप बनने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई वाष्प द्रव में बदलता है उसे संघनन कहते हैं। संघनन, क्वथनांक एवं संघनन ताप बराबर होते हैं। जैसे हिमांक और गलनांक बराबर होते हैं उसी प्रकार से क्वथनांक और संघनन बराबर होते हैं। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। देखे थे अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है लेकिन क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी होता है। गुप्त उष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है, इसलिए यदि उबलते हुए जल से यदि आपका हाथ जलता है उसकी तुलना में यदि भाप से जलता है तो ज़्यादा आपको पेन होगा, लहर होगा, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा अधिक होता है। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा अधिक होता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या भरा जाता है? फ्रीऑन भरा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में, प्रतिशत में, मतलब उसको व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। जैसे आपेक्षिक आर्द्रता किसी चीज का है तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के लिए उसके कार्यस्थल पर आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 65%। आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% आरामदायक होता है। सामान्य मनुष्य के लिए वातानुकूलन, जैसे AC रहता है ना, तो वायु के लिए गति कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता तो होना चाहिए 60% से 65% और हवा की गति होना चाहिए 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट। ये आरामदायक, बहुत आरामदायक होता है। पहाड़ों पर खाना पकने में अधिक समय क्यों लगता है? वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और जल की गुप्त उष्मा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम मिश्रण क्या है? तो बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसमें नमक या सोडा को मिलाते हैं, उसे हिम मिश्रण कहते हैं। उष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने पर किया गया कार्य उसमें उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है। ये उष्मा संरक्षण का सिद्धांत है। यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने पर किया गया कार्य उससे उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है। Q बराबर U बटा V, मतलब किया गया कार्य जो होता है उससे उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है। ये होता है उष्मा संरक्षण का सिद्धांत। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन का तृतीय नियम, रॉकेट का उड़ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये सब है। फिर हम लोग पढ़े क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बर्नौली का नियम, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित। एक है उष्मा संरक्षण का सिद्धांत, यह है यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने पर किया गया कार्य उसमें उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है। तो यह हो गया उष्मा संरक्षण का सिद्धांत। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? तो हिमांक को नीचा करने के लिए मिलाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन की लपट में पीला रंग किसका सूचक है? तो केरोसिन का पूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन प्रयुक्त होता है गैस वेल्डिंग में, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। जलती मोमबत्ती के लौ के ऊर्ध्वाधर सीधी होने का कारण क्या है? वायु को गर्म होकर ऊपर चढ़ना, ऊपर उठना, जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों का तैरना का कारण क्या है? बादलों का कम घनत्व एवं वायु की श्यानता के कारण जो है बादल तैरता है, कम घनत्व एवं वायु की श्यानता। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। हवा का तापमान बढ़ता है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ती है परंतु इसकी चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने की थी गैस इंजन की खोज। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। वह ताप जो फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस दोनों में बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्या कहते हैं? कार्योजेनिक ताप। -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को कार्योजेनिक ताप। ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में पारा के स्थान पर अल्कोहल क्यों भरा जाता है? क्योंकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस का हिमांक और जबकि पारा का -39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए चूंकि इसका कम होता है और ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप, तो पीछे बताए थे परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस या केवल -273 डिग्री सेल्सियस, यही है न्यूनतम संभव ताप, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना ऊंचाई से गिरेगा ताप बढ़ेगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन। और बर्फ का गलनांक सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में
रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया तो कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। इस समय पेंदी के पानी का ताप क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी कारण मछलियां जीवित भी रह जाती है। दृढ़तांक किसका अनुपात है? आरूपण प्रतिबल के साथ आरूपण विकृति का, आरूपण प्रतिबल के साथ आरूपण विकृति का अनुपात है दृढ़तांक। पवन के अपवहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। पवन के अपवहन के कारण बने गर्तों को पलाया कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का ज्ञान हमें किस अंग से होता है? आंख से होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे मंडलों के रूप में चलता है, किसने कहा था? फोटोन ने। यानी कि आप कह सकते हैं जिसे कहते हैं फोटोन, और फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे मंडलों के रूप में चलता है, उसे फोटोन कहते हैं। फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आगे है कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे अधिक वायु या निर्वात में ही होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी देता है। तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल लास्ट में सब में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन याद रखना है निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकंड, या 8 मिनट 16.6 सेकंड, या 500 सेकंड भी देता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह को आधार मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन तेल में प्रकाश की गति 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पीछे आप देखें क्या चीज में? निर्वात में, फिर देखें आप जल में, फिर देखें कांच में, अब आ जाए तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नायलॉन में या नायथलॉन लिखा हो रह सकता है, ऐसे नायलॉन ही रहेगा। प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो रॉक सॉल्ट में, नायलॉन में, दोनों में सेम होता है, तो ध्यान रखना है। तो तारपीन तेल में भी याद रखना है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और याद रखने से फायदा यह होगा कि पूछ देगा निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा या कम होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखना है लिख के। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हो गया, चूंकि 1000 ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, फिर भी आपको 2-3 बार देखना है। कुछ त्रुटियां रह गई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा टाइपिंग मिस्टेक में, लेकिन आप आराम से समझ जाइएगा। और इसका PDF आप जरूर प्राप्त करके रिविजन भी करते रहना है। आगे जो भी PDF आएगा बिल्कुल 100% सुधार के ही आएगा। तो आपका फीडबैक अच्छा हो, लगातार आप शेयर करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश का कनिका मॉडल किसने दिया था? तो कनिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये दाकार्ते ने किया था 1637 में। कनिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दाकार्ते ने 1637 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बाकी प्रकाश से रिलेटेड हाइगेस सिद्धांत, कनिका सिद्धांत और फोटोन सिद्धांत सभी आगे प्रकाश रिलेटेड सभी क्वेश्चन, मतलब सभी चैप्टर का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट PDF प्राप्त कर ले, या तो फिर 499 वाला कोर्स प्राप्त कर ले, ताकि सब कुछ तो फिर आपको फ्री में मिलते ही रहेगा 1 साल तक जितना भी मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।